मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। चलिए, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, इस सूत्र पर चर्चा करनी है। शेषात् कर्तरि परस्मै पदम 3 पद का सूत्र है। शेषात् में पंचमी विभक्ति एक वचन, 5 एक का अर्थ क्या हुआ? 7 एक का अर्थ, तो कर्तरि में कौन विभक्ति है? परस्मै पदम में एक एक अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन। स्पष्ट हो गया? तो यह सूत्र परस्मै पद संज्ञक प्रत्ययों का विधान करता है। यह सूत्र क्या करता है? परस्मै पद संज्ञक जो प्रत्यय, उन प्रत्ययों का विधान करता है। परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय कौन है? तो तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप वस मस, ये 9 प्रत्यय क्या हैं? क्योंकि त आताम झ था साथम ध्वम इट वही वहीं की तो आत्मनेपद संज्ञा हो गई है तंगाना आत्मनेपदम सूत्र से। तो परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय कौन बचे? मिप वस मस, यही बचे ना। तो जो तिप्तस जी सिप्तस्थ और यह प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों का विधान इस सूत्र के द्वारा किया जाएगा। किन प्रत्ययों का किया जाएगा? तिप्तस जी किस अर्थ में किया जाएगा? तो कर्तरि किस अर्थ में किया जाएगा? कर्ता अर्थ में। किस अर्थ में किया जाएगा? ठीक, कर्ता अर्थ में कर्तरि अर्थात कर्तरि अर्थे, कर्ता रूपी अर्थ में, जहां पर कर्ता अर्थ होगा, जहां पर कौन अर्थ होगा? किसका अर्थ होगा? कर्ता, ती का अर्थ ही होगा। ती के अर्थ होते हैं ना कर्ता कर्म भाव। तो जो ती है, ती से किसको समझना है? तिंग को समझना है। यहाँ ती को उदाहरण के रूप में ले लिया। इस ती के कितने अर्थ होते हैं? कर्ता कर्म और भाव, 3 अर्थ होते हैं। तो जब ती का अर्थ क्या होगा? कर्ता होगा, वहां पर क्या होगा? परस्मै पद संज्ञक प्रत्ययों का विधान हो जाएगा। और इसमें कुछ बात अवशिष्ट है। क्या है? तो धातु को बताया, क्योंकि जो ती प्रत्यय आएगा वो किससे आएगा? धातु से ही आएगा। तो धातु कैसा होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। शेषात्, क्या बता रहे हैं? शेषात् अर्थात शेषात् का अर्थ क्या हुआ? तो शेषात् में शेष शब्द है। शेष शब्द के पंचमी व्यक्ति वचन का क्या रूप है? शेष का अर्थ पहले समझिए। किसका अर्थ समझिए? किसको कहते हैं शेष? उक्तादन्यः शेषः, उक्तादन्यः शेषः। उक्त से जो अन्य है, उक्त से जो अर्थात जो अर्थ क्या है? उक्त है। जो अर्थ क्या है? उससे जो अन्य है, उससे जो बच जाएगा, उसको क्या कहेंगे? शेष कहेंगे। तो अब यहां प्रश्न होगा कि कौन अर्थ उक्त है? इससे पहले कौन सूत्र जा चुका है? कर्तृभिप्राये क्रियाफले और अनुदात्तंगिता आत्मनेपदम। अनुदात्तंगिता आत्मनेपदम सूत्र आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों का विधान करता है। किन धातुओं से करता है? तो ऐसे धातु जो अनुदात्तेत हैं। जो धातु क्या है? और इंगित है। उन धातुओं से अनुदात्तंगिता आत्मनेपदम सूत्र क्या करता है? आत्मनेपद प्रत्ययों का विधान करता है। और अग्रिम सूत्र है स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। यह सूत्र क्या करेगा? जो धातु स्वरितेत है अथवा यित है और क्रिया का फल किसको मिल रहा है? कर्ता को मिल रहा है। तो ऐसी धातुओं से क्या होगा? आत्मनेपद हो जाएगा। और स्वरितेत है, यित है, किंतु परगामी क्रियाफल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? परस्मै पद हो जाएगा। ठीक है ना।
अब जो धातु इन निमित्तों से बच गया है, अर्थात जो कैसा है, अनुदात्तेत भी नहीं है, जिस धातु में अनुदात्त की संज्ञा नहीं है, नित भी नहीं है, जिस धातु में ngकार की संज्ञा भी नहीं है, स्वरितेत भी नहीं है, और कर्तृगामी क्रियाफल स्वरितेत हो, कर्तृगामी क्रियाफल हो तब क्या हो, आत्मनेपद हो, तो स्वरितेत भी नहीं है, कर्तृगामी क्रियाफल भी नहीं है और यित भी नहीं है। तो ऐसा जो धातु होगा वो आपका शेष की कोटि में आ जाएगा। तो उस धातु से क्या हो जाएगा, परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय आ जाएंगे। जैसे भू धातु ले लीजिए, क्या ले लीजिए, भू धातु। यह भू धातु क्या है, न तो अनुदात्तेत है, न ङित है, न इसमें अनुदात्त की संज्ञा हुई है, न ngकार की संज्ञा हुई है, न स्वरितेत है, न यित है। इसलिए ये कैसा हो गया, आत्मनेय पद के निमित्तों से हीन हो गया। आत्मनेय पद के जो निमित्त है उन निमित्तों से रहित हो गया ना भू। तो इस भू धातु से क्या आएगा, कर्ता अर्थ में परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय आएंगे, कर्ता अर्थ में, ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो भू धातु से अब क्या आएगा, कर्ता अर्थ में परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। अब इस भू धातु से परस्मै पद संज्ञक कितने प्रत्यय प्राप्त हुए, 9, क्योंकि 9 प्रत्ययों की क्या हो गई है, तो 9 प्रत्यय जो परस्मै पद संज्ञक है वो 9 के 9 प्रत्यय इस भू धातु से प्राप्त हैं। सूत्र की वृत्ति क्या लिखी, आत्मने पद निमित्त हीनाद धातोः, आत्मने पद के निमित्तों से हीन जो धातु, आत्मने पद के निमित्तों से रहित जो धातु, उस धातु से कर्तरि, कर्ता अर्थ में परस्मै पदम स्यात्, परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय होवे। हो गया सूत्र का अर्थ स्पष्ट। तो अब ये जो भू धातु है, इस भू धातु से कर्ता अर्थ में कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए, 9 प्रत्यय प्राप्त हो गए, ठीक है। अब ये जो 9 प्रत्यय हैं, इन 9 प्रत्ययों का नाम क्या है, परस्मै पद। कौन है वो 9 प्रत्यय, तिप्त झी सिप्थ स्थ विप वस मस, इन 9 का नाम क्या हुआ, परस्मै पद। क्या नाम हो गया, परस्मै पद नाम हो गया। एक तो परस्मै पद नाम हो गया। अब इनके 2 नाम और रखे जाने हैं, इनके 2 नाम और रखे जाने हैं। क्या, एक तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये नाम रखे जाने हैं। क्या नाम रखे जाने हैं, और उत्तम पुरुष, और एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये भी इनका नाम है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। किनका, तिप्त झी सिप्थ स्थ विप वस मस, ठीक है। तो भू से जो 9 प्रत्यय प्राप्त हुए हैं, भू से जो 9 प्रत्यय प्राप्त हुए हैं, उनका नाम क्या रखना है, अभी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसा रखना है। तिप तस झी, कितने हुए ये, 3। ऐसे ही सिप थस थ मिप वस कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अग्रिम सूत्र क्या है, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, तिंगः त्रीणि त्रीणि, तिंगस त्रीणि त्रीणि है ना, तो क्या बनेगा, तिंगः, संधि विच्छेद क्या होगा, तिंगः, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। तिंगः षष्ठी कहाँ का हो गया, 6 1, त्रीणि त्रीणि कहाँ के हो गए, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, दोनों है ना आपके, 3 1 3, क्या हो गया इसका परिचय, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। दूसरा भी ऐसा ही आएगा, दूसरा भी क्या रहेगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया। तिंगः प्रथमा षष्ठी विभक्ति एकवचन, त्रीणि त्रीणि दोनों क्या हो गए, प्रथमा विभक्ति। आगे क्या है, प्रथम मध्यमोत्तमाः, ये पूरा एक पद है,
प्रथम, यहां तक ये पूरा क्या है, ये क्या हो गया, 1 3, प्रथम विभक्ति बहुवचन, 3 पद का 4 पद का सूत्र हो गया ना। तो अब यहां पर क्या है ना, विसर्ग के स्थान पर स हो गया, विसर्जनीयस्य सह सूत्र से, इसलिए क्या बन गया, तिंगस त्रीणि त्रीणि, इस प्रकार से संधि होकर के रूप बन गया। तो अब ये क्या कह रहा है, सूत्र का अर्थ समझिए, तिंगः जो तिंग प्रत्याहार है, जो तो तिंग प्रत्याहार को ले रहा है ना ये, तो तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आएंगे, 18 आएंगे। ये 18 के 18 प्रत्ययों को ले रहा है, कितनों को ले रहा है, अभी तो हम 9 की चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये सूत्र कितनों में लगेगा, 9 में नहीं लगेगा, पूरे के पूरे 18 में लगेगा। तिंगा, हाँ, तिंग से कितने प्रत्यय आ गए, 18 आ गए। इसके त्रीणि त्रीणि, इन 18 प्रत्ययों के 3-3 हिस्से बनाने हैं, इन 18 प्रत्ययों के 3-3 हिस्से बनाने, तो 3-3 का एक हिस्सा बनेगा, 3 प्रत्ययों का क्या बनेगा, एक एक हिस्सा बनता चला जाएगा, ठीक है। तो कितने हिस्से बनेंगे, 6 हिस्से बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 6 है ना, 6 गुणा 3 बराबर 18, 6 हिस्से बन जाएंगे ना। उस 6 में 3 क्या होंगे, 3 हो जाएंगे आपके परस्मय पद के, 3 क्या हो जाएंगे, और 3 क्या हो जाएंगे आत्मनेय पद के, 3 क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां हम पहले क्या ले लेते हैं, परस्मय पद वाले ले लेते हैं, पहले क्या ले लेते हैं, ऐसे ही आत्मनेय पद वालों में भी स्थिति घटित होगी, प्रक्रिया घटित होगी। तो परस्मय पद वाले कौन कौन हो गए, तिप्तस, झी, सिप, थस, थ, ये कितने हो गए, 6 हो गए ना, ये 3 वो 3 वो, मिप, मिप, वस, मस, ये कितने हो गए, 3। तो टोटल कितने हो गए, ये 9 हो गए। ये कौन से हो गए, परस्मय पद के हो गए, ये कौन से हो गए, तो तिंगहा त्रीणि त्रीणि, तिंग प्रत्याहार में 18 आए, उसके 3 त्रीणि त्रीणि करके कितने बने, इससे 6 हिस्से बने, 18 के 6 हिस्से बन गए ना। अब ये जो 3-3 के 6 हिस्से बनाए हैं, 3-3 के 6 हिस्से हो गए ना, 1 2 3, परस्मय पद में 3 हुए, ऐसे ही किसमें बनेंगे, आत्मनेय पद के 3 बनेंगे, तो 6 हो गए कि नहीं। तो इन 6 की क्या होगी, प्रथम मध्यमोत्तम, प्रथम मध्यम उत्तम, ये संज्ञा हो जाएगी। क्या संज्ञा हो जाएगी, प्रथम मध्यम उत्तम, ये संज्ञा हो जाएगी। तो अब इसमें ये जो तिप है और ये तस है और झी है, इसकी क्या संज्ञा होगी, इस 3 की प्रथम संज्ञा होगी, इन तीनों की क्या संज्ञा हो जाएगी, और इनकी उत्तम, ठीक है ना। ये क्या हो गए, प्रथम, ये उत्तम, अभी प्रथम मध्यम उत्तम 3 संज्ञाएं की हैं। इसके आगे पुरुष भी जोड़ना है, क्योंकि प्राचीन आचार्य पुरुष भी जोड़ते हैं, तो इसके आगे क्या जोड़ना है, पुरुष भी जोड़ना है। तो क्या बनेगा, ये प्रथम, ये कौन सा पद में हुआ, परस्मय पद में, ये किसमें हुआ, परस्मय पद में, ये प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष। ऐसा ही कहां समझना है, आत्मनेय पद में समझना है, ऐसा ही कहां समझना है, आत्मनेय पद में समझना है। तो आत्मनेय पद के प्रत्यय कौन हो जाएंगे, तो आताम, झ, 3, थास, आथाम, थास आथाम, ध्वम, 3, इट, वही, महिंग, कितने हुए, टोटल ये भी 9 हो गए। ये किसके हो गए, आत्मनेय पद के हो गए। तो इसमें भी वही स्थिति घटित होगी, ये क्या बनेगा, प्रथम पुरुष, ये स्पष्ट हो गई स्थिति, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम, सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया। क्या अर्थ लिखा है, ये तिंग उभयोः पदयोः त्रयस्त्रिकाः, तिंग प्रत्याहार के उभयोः पदयोः, दोनों पदों के, इस सूत्र में आत्मनेय पदस्य की अनुवृत्ति भी आ रही है
और आत्मनेपदम की भी आएगी, परस्मैपदम की भी आएगी। दोनों को षष्ठ्यंत बना लेंगे तो आत्मनेपदस्य और परस्मैपदस्य बनेगा। उन दोनों को आत्मनेपदस्य और परस्मैपदस्य को अलग अलग ना कह करके क्या कर दिया, उभयोः पदयोः लगा दिया। क्या लगा दिया? तो क्या अर्थ बना? तिंगा उभयोः पदयोः। तिंग के, तिंग में कौन कौन आ गए? 18। इसके उभयोः पदयोः, इसके उभयोः पदयोः अर्थात परस्मैपदात्मनेपदयोः। परस्मैपद और आत्मनेपद, परस्मैपद और आत्मनेपद के क्या होगा? तिंगा उभयोः पदयोः। क्या आगे बोलिए? हाँ, त्रयस्त्रिकाः है ना। तिंगा त्रयस्त्रिकाः, ये दो, ये आपके दोनों पद आ गए ना। ये क्या आ गए? दोनों पद आ गए। ये परस्मैपद हो गया और ये आत्मनेपद हो गया। तो तिंगा उभयोः पदयोः, तिंग 18 प्रत्यय, उसके उभयोः पदयोः, दोनों पद आ गए ना। परस्मैपद आत्मनेपद दोनों के आ गए कि नहीं? उभयोः पदयोः त्रयस्त्रिकाः, जो तीन तीन त्रिक है। त्रिक अर्थात तीन का जो समूह है, त्रिक अर्थात तीन का जो समूह है। तो तीन तीन का समूह है कि नहीं है? तिप्तझी एक त्रिक, सिप्थस्थ दूसरा त्रिक, मिपवस्मस तीसरा त्रिक, ऐसे ही तो आताम झ चौथा त्रिक, था साथाम ध्वम पांचवा त्रिक, इट वही महिंग छठा त्रिक। हो गया ना। तो त्रयस्त्रिकाः, तीन त्रिक, इसके परस्मैपद के तीन त्रिक और आत्मनेपद के तीन त्रिक, ये क्या हो जाते हैं? क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः, क्रम से एतत् संज्ञक होते हैं। एतत् संज्ञक अर्थात प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञक हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? तीन तीन का त्रिक हो रहा है ना। तो तिप्तझी क्या हो गया? प्रथम पुरुष, सिप्थस्थ मिपवस्मस, ऐसे ही तो आताम झ था साथाम ध्वम, इट वही महिंग, ये परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों के होगा कि नहीं होगे? अर्थो स्पष्ट हो गया सूत्र का। तिंगा उभयोः पदयोः त्रयस्त्रिकाः क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः। एतत् संज्ञा अर्थात प्रथम पुरुष, हाँ, और सूत्र में तो प्रथम मध्यम उत्तम तीन ही कहा है, उसके आगे पुरुष भी जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा? मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। स्पष्ट हो गई स्थिति। अग्रिम सूत्र क्या है? तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्यकशः। तानी, तानी कहाँ का रूप है? एक तीन, प्रथम व्यक्ति तानी। तानी में तत्शब्द है। क्या शब्द है? तत्शब्द है ना। तत्शब्द सर्वनाम है, नपुंसक लिंग का रूप है ना। तत्ते तानी है ना। तो तानी ये सर्वनाम है, और सर्वनाम जो होता है वो पूर्व का परामर्शक होता है, पूर्व का ग्राहक होता है। उससे पूर्व में जो है उसका ग्रहण कराएगा। तो तानी से किसको लेंगे? प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र, पहले जो सूत्र था ना प्रथम मध्यमोत्तम, उसको ले लेंगे। तो तानी से अर्थ क्या बन गया? लब्ध प्रथमादि संज्ञानी। तानी का अर्थ क्या बन गया? हाँ, जिनकी क्या हो चुकी है? प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हो चुकी है। तो प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा किनकी हो चुकी है? इन्हीं की तो हो चुकी है। तिप्तझी सिप्तस्थ मिपवस्मस आताम जो था साथाम ध्वम, इट वही वही, इन्हीं की प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हो चुकी है ना। तो अब इन्हीं की, जिनकी प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हो चुकी है, उन्हीं को क्या कर रहा है ये? तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानि। तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानि। बहुवचनानि। अब इन्हीं का क्या करेगा नाम? ये एक वचन द्विवचन बहुवचन लेगा। ये कहाँ का रूप हो गया? एक तीन, प्रथम व्यक्ति बहुवचन। तो जिनकी प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हो चुकी है, उन्हीं का नाम क्या रख देगा? एक वचन द्विवचन बहुवचन रख देगा। एक वचन द्विवचन, आगे क्या है? एकशः। क्या है? एकशः, ये अव्ययी पद है। एकशः क्या है? ये षष् प्रत्यांत है ना। षष् प्रत्यांत, इसको क्या कहते हैं? अव्ययी। इसको क्या कहेंगे? अव्यय किसको कहते हैं? जिसके रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु
यन्नव्येति तदव्ययम। जैसे चौ है, क्या है? च। तो रामः च, रामश्च, रमा च, फलंच। तो रामः पुल्लिंग था तो भी चौ ऐसा ही रहा। राम की जगह रमा आ गया स्त्रीलिंग का शब्द तो भी चौ ही रहा। रमा को हटा के फलम लगा दीजिए नपुंसक लिंग का शब्द, तब भी क्या आ जाएगा? चौ ही रहेगा। तो तीनों लिंगों में भले ही इधर के रूप बदल जाए, विशेष से बदल जाए, लेकिन वो जो चौ है वो बदलता नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी कहते हैं। ऐसे ये एक श भी क्या है? ये अव्ययी है, तदितांत है, शस प्रत्यय होता है। तो एक श का अर्थ क्या होता है? एक एक करके, है ना। जैसे कहते हैं ना कोटिशा धन्यवाद, क्या कहते हैं? मतलब क्या हुआ? आपका कोटिशा धन्यवाद है, तो करोड़ों की मात्रा में धन्यवाद का ज्ञापन करना चाह रहे हैं, कोटिशा। ऐसे ही क्या है? एक शह, एक एक करके, इसका अर्थ हुआ। तो क्या हुआ? जिसकी प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हो चुकी है उसी की एक एक करके क्या होगी? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होगी। क्या होगी? ठीक हो गया। तो अब इनकी हो चुकी है ना प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा, अब इनमें ही एक एक की क्या हो जाएगी? तो ये तिप क्या हो जाएगा? एक वचन। ये तिप क्या हो गया? एक वचन। ये तस क्या हो गया? और ये झी क्या हो गया? ऐसे ही यहाँ सिप क्या हुआ? थस क्या हो गया? ये थौ क्या हो गया? मिप क्या हो गया? वस क्या हो गया? मस क्या हो गया? ऐसे ही यहाँ समझिए, तौ क्या हो गया? आताम क्या हो गया? झौ क्या हो गया? थास द्विवचन, ध्वम इट एक वचन, वही महिंग। अब इसके आगे क्या जोड़ना है? प्रथम पुरुष भी जोड़ना है। प्रथम पुरुष संज्ञा पहले वाले ने की है ना, तो प्रथम पुरुष भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तिप क्या हो गया? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष पहले वाले से आया, एक वचन इससे आया, तो ये तिप का परिचय क्या हो गया? प्रथम पुरुष। तस का क्या हो गया? झी का क्या हो गया? सिप का क्या हो गया? थस का क्या हो गया? थौ का क्या हो गया? मिप, वस, मस। ऐसे ही इधर तो आताम, झ, थास मध्यम पुरुष, आथाम ध्वम इट वही महिंग। अंतर क्या? इसको ध्यान रखना, यहाँ परस्मय पद भी जोड़ना है और यहाँ तो परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन, इतना भी जोड़ सकते हैं। तिप को क्या बोलेंगे? परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन। इधर तो को क्या बोलेंगे? आत्मनेय पद। इतनी स्पष्ट हो गई स्थिति। तो अब ये तीन सूत्र हो गए। अब प्रश्न यहां पर यह होगा कि किस स्थिति में मध्यम पुरुष वाले प्रत्यय आएंगे, अर्थात सिप्थस्थ आएंगे। किस स्थिति में उत्तम पुरुष वाले प्रत्यय आएंगे, अर्थात निपुवस। और किस स्थिति में प्रथम पुरुष वाले प्रत्यय आएंगे, अर्थात तिप्तस। ये प्रश्न होगा ना। ये प्रश्न यहां भी होगा, परस्मय पद के विषय में भी होगा और आत्मनेय पद के विषय में भी होगा। दोनों में समान रूप से ये प्रश्न होगा। दोनों में क्या होगा? क्या प्रश्न होगा? मध्यम पुरुष के प्रत्यय कब आएंगे? प्रथम पुरुष के प्रत्यय कब आएंगे? धातु से प्रथम पुरुष के प्रत्यय हम कब लाएं? मध्यम पुरुष के प्रत्यय हम कब लाएं? उत्तम पुरुष के प्रत्यय हम कब लाएं? ये प्रश्न होगा ना। तो इन शंकाओं के समाधान के लिए अग्रिम तीन सूत्र हैं कि कब आपको तिप्तस झी लाना है, कब सिप्थस्थ लाना है, कब तो आताम झ लाना है। यहां भी वही स्थिति बनेगी। तो इन प्रश्नों का समाधान कितने सूत्रों से होगा? कौन कौन सूत्र हैं? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, एक सूत्र अस्मद्युत्तमः, दूसरा सूत्र शेषे प्रथमः, तीसरा सूत्र। ये तीन सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों का अर्थ जब आपको स्पष्ट हो जाएगा तब फिर आपको कब तिप्तस झी लाना है, कब सिप्थस्थ लाना है, कब मिपुवस्मस लाना है, इसके विषय में कोई संशय नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी इस आत्मनेय पद वाले पक्ष में भी कोई संशय नहीं होगा। ठीक है। इन तीनों सूत्रों में भी प्रधान सूत्र कौन है? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, ये प्रधान सूत्र है।
इसका अर्थ समझिए तो जो आगे के 2 सूत्र हैं उनका अर्थ भी आपको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। तो इन तीनों सूत्रों पे चर्चा कल की जाएगी। आज इतने पाठ का अभ्यास करिए। इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो बोलिए।